नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएससी डिफेंडर्स। आज हम डिकोड करेंगे चैप्टर नंबर 3 साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या है इस चैप्टर में, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो लगभग उस टाइम पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट थे उन सब से लिया गया है, लेकिन फिर भी उन सब से वो विभिन्न है, उन सब से वो डिफरेंट है। क्यों है? बिकॉज हालांकि हमने बहुत सारे प्रोविजंस बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, लेकिन उन सब को मॉडिफाई करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया। सो ये सबसे पहला रीज़न है। इसके बाद क्या है कि हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम अभी देखें तो वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, बिकॉज बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे कि अमेंडमेंट नंबर 7, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97, 101। तो बहुत सारे जो हैं अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और इसी कारण से 1973 के अंदर एक केस आता है, केशवानंद भारती केस। इस केस में बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास जो अमेंडिंग पावर है आर्टिकल नंबर 368 के अंदर, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की आप चेंज कर सकते हो। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये केशवानंद भारती केस में बोला गया, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर्स है कौन कौन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सैलिएंट फीचर है वो ये है कि इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिटन जैसे अमेरिकन है, एक होता है अनरिटन जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड इट इज़ द लेंथीएस्ट बिकॉज इसमें प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स है ना, और अब तो हो गए 12 स्केड्यूल हो चुके हैं, ठीक है ना। 395 के बाद भी बहुत सारे आर्टिकल ऐड हुए हैं, तो प्रेजेंट में 470 आर्टिकल्स हैं एज ऑफ 2019। 12 स्केड्यूल हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। बहुत सारे आर्टिकल्स डिलीट भी हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्केड्यूल्स ऐड भी हुए हैं, जैसे कि पहले 8 थे तो अब 12 हो चुके हैं, मतलब 9, 10, 11, 12 जो स्केड्यूल हैं ऐड हुए हैं। पार्ट हैं 22 के करीब अप्रोक्सीमेटली, जिसमें से एक पार्ट जो 7 पार्ट है वो क्या हुआ है, वो डिलीट भी हुआ है, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इतना बड़ा होना? तो सबसे पहला रीज़न है ज्योग्राफिकल फैक्टर। बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स लोगों को केटर करना है, इसी कारण से ज्योग्राफिकल फैक्टर भी है। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर। हमने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो आर्टिकल मतलब कि कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। तीसरा रीज़न क्या है कि स्टेट के लिए और सेंटर के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड दूसरी बात क्या है कि सबसे चौथा रीज़न ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मैक्सिमम मेंबर थे वो कौन थे, लीगल ल्यूमिनरीज थे, जिनको लिखना बहुत पसंद था। इसी कारण से इतना बड़ा चढ़ाकर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देश नहीं, सीधा क्या है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी जो हैं वो डाले गए हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी कारण से, और सेंट्रल स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी सिंगल ही है, इसी कारण से ये सारे रीज़न बनते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, वो थोड़ा सा बल्कि बना। सेकंड चीज़ कि इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। हाँ, ये बात सही है। कई लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हूबहू कॉपी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। ये भी बोलते हैं कि ये पैच वर्क है, बिकॉज ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर हम बात करें सिंपल सी बात, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है ना। अगर हम बात करें फिलोसफिकल पार्ट, जैसे कि फंडामेंटल राइट, वो यूएसए से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ठीक है ना। कैसे गवर्नमेंट मतलब कि रूल करेगी वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जो पॉलिटिकल पार्ट होता है उसका।
ठीक है ना। तो इसी कारण से बोला गया, सिंपल सी बात, कि ये पैच वर्क है एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से। जैसे कि जर्मनी से इमरजेंसी वाला जो है प्रोविज़न लिया गया है, ठीक है ना। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो साइलेंट फीचर है, इट इज़ द ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करने के लिए आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फ्लेक्सिबल है। मतलब कि आपको जैसे ऑर्डिनरी लॉज में चेंज करना होता है वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड प्लस फ्लेक्सिबल दोनों का ही एक एग्जांपल है। आर्टिकल 368 ये अमेंडिंग पावर है किसके पास? पार्लियामेंट के पास। इसके पास दो टाइप के अमेंडमेंट्स हैं। एक तो है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, और तीसरा जो है भाई मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है ना। ये तो है स्पेशल मेजोरिटी। एक होती है जिसको हम बोल सकते हैं वेरी स्पेशल मेजोरिटी, जिसके अंदर क्या होता है हाफ ऑफ द स्टेट भी रेटिफाई करती हैं, ठीक है ना, जब वो फेडरल प्रिंसिपल पे आ जाता है, ठीक है। एक तीसरा जो है अमेंडमेंट है वो सिंपल मेजोरिटी है, सिंपल सी बात, जैसे कि सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस है होते हैं वैसे ही है, ठीक है ना। तो दो अमेंडमेंट्स जो हैं वो आर्टिकल 368 में दी गई है और तीसरी जो है सिंपल दी हुई है, ठीक है ना। एंड अगर हम बात करें तो ये फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस बायस है। कहने का मतलब क्या हो गया? जो भारत के अंदर गवर्नमेंट है वो कैसी है? फेडरल है। मतलब कि इसके अंदर जो पावर्स हैं वो डिवाइड करी गई हैं किसके अंदर? स्टेट और सेंटर के बीच में, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो फेडरेशन के फीचर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दो गवर्नमेंट होना सेंटर और स्टेट पे, डिवीजन ऑफ पावर होना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, सुप्रीमेसी होना किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन की, रिजिडिटी होना कॉन्स्टिट्यूशन की, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म होना, ठीक है ना। एंड बहुत सारे यूनिटरी जो फीचर्स हैं वो भी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रिटी जुडिशरी, है ना, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं भाई? यूनिटरी उसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। एंड जो आर्टिकल 1 है वो भी इटसेल्फ ये बोलता है कि इट इज़ नॉट अ फेडरेशन, इट इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। तो समवट ये जो है मतलब कि यूनियन ज़्यादा लगता है ना, फेडरेशन कम लगता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसी कारण से बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कुछ कुछ ऐसा बोला कि इट इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। क्वाजी फेडरल बोला केसीवीआर ने, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला मॉरिस जोन्स ने, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ठीक है ना। इसके बाद पांचवा जो साइलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो जो गवर्नमेंट है वो दो तरह की हो सकती है, या तो पार्लियामेंट्री या तो प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट के अंदर क्या हो? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या फिर वेस्टमिनिस्टर मॉडल के अंदर जो हेड होता है ऑफ द गवर्नमेंट एंड द हेड ऑफ द स्टेट दोनों डिफरेंट पर्सन होता है। जैसे कि भारत की बात करें तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो प्राइम मिनिस्टर है, बट हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट जो है दोनों क्या होते हैं? प्रेसिडेंट होता है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है। और दूसरी बात एक और डिफरेंस होता है, जो प्राइम मिनिस्टर जो गवर्नमेंट होती है इसके अंदर कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन का कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन पे वर्क किया जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है इसमें सेपरेशन ऑफ पावर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इंडियंस ने चूज़ किया कि हमें कोऑपरेशन चाहिए बिकॉज भारत का डेवलपमेंट करना ज़रूरी था। तो इसी कारण से उनको कोऑपरेशन जल्दी चाहिए था, इसी कारण से वेस्टमिनिस्टर मॉडल जो है वो चुना गया। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है इसी कारण से जो है इस चीज़ को चूज़ किया गया, ठीक है ना। अब फीचर्स क्या है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो क्या है भाई? नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? नॉमिनल की अगर बात करें तो देखो नॉमिनल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि प्रेसिडेंट, ठीक है ना। एंड जो रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर।
मेजोरिटी पार्टी रूल देख रहे होंगे अभी बीजेपी, पहले अब बीजेपी रूल कर रही है, उससे पहले कांग्रेस रूल कर रही थी। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मतलब कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब कि हमारी लोकसभा या पार्लियामेंट है हमारी, उसके जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की, ठीक है ना। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर, ठीक है ना। मिनिस्टर वही हो सकते हैं जो कि मेंबर हो लेजिस्लेचर के, लेकिन प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं हो सकता। हमारी जो मिनिस्टर मतलब कि लीडरशिप रहेगी हमारी गवर्नमेंट की, वो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ सीएम के हाथ में रहेगी, ठीक है ना। जो लोअर हाउस होगा, जो कि लोकसभा होगा, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ये भी किसका फीचर है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का फीचर है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड एक और बात ध्यान रखने वाली बात है, जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सोवरिन नहीं है, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो सोवरिन है। कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है ना, कि इंडियन जो पार्लियामेंट है ऐसा नहीं है कि वो कोई भी लॉ बना दे, ठीक है। जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, बट इंडियन पार्लियामेंट कोई भी लॉ नहीं बना सकती, सिंपल सी बात, ठीक है ना। क्योंकि जो कोर्ट है उस लॉ को नल एंड वॉइड करार कर सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसी कारण से फिर हम जो सिक्स्थ जो फीचर है वो ये है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। भाई पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का दोनों का सिंथेसिस है। देखो पार्लियामेंट्री जो सोवरेनिटी है, इट इज़ द फीचर ऑफ वेस्टमिनिस्टर मॉडल, और जुडिशियल सुप्रीमेसी जो है वो किसका फीचर है, ये है अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नमेंट का फीचर है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो इंडिया ने क्या किया, इन दोनों को मिक्स किया, मतलब कि जो हमारी पार्लियामेंट है वो किसी पर भी लॉ बना सकती है, और दूसरी बात, अगर जुडिशरी को ऐसा लग रहा है कि ये जो लॉ है वो क्या है कि गलत है, तो उसको क्या है कि रिव्यू का इस्तेमाल करके, जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उसको नल एंड वॉइड भी करार कर सकती है, ठीक है ना। एंड हमारे जो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर है, अगर कोई पूछे एमसीक्यू में कि इसमें क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है या फिर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, तो हमारा आंसर होगा कि इसके अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। इसके बाद आता है कि सेवन्थ साइलेंट फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारी जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, मतलब कि एक सीरीज़ में चलता है, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर उसके बाद क्या होता है हाई कोर्ट, और उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये सब कोर्ट जो है इंटीग्रेटेड है, और साथ साथ में ये जो कोर्ट है वो क्या है, एक दूसरे मतलब कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे, एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो इसी कारण से जो है, अब देखो इंटीग्रेटेड एक और रीजन की वजह से, इंटीग्रेटेड एक और रीजन की वजह से है। किस रीजन की वजह से इंटीग्रेटेड है, कि जो सेंटर के लॉ हैं और जो स्टेट के लॉ हैं, ये दोनों लॉ कौन लगा मतलब कि देखता है, इसका जो वो एनफोर्समेंट होता है, जो मतलब कि ये हमारे एक ही लॉ, मतलब कि हमारे जो कोर्ट्स हैं वो देखते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इंडिपेंडेंट कैसे है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव का कोई हस्तक्षेप नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट के अंदर ज़्यादा, ठीक है ना, इसी कारण से। एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक फेडरल कोर्ट है, एंड इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, और ये गारंटर है किसका, हमारा फंडामेंटल राइट का, और गार्जियन है किसका, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। एंड इसकी इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या इंश्योर किया गया है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है जजेस की, फिक्स सर्विसेज कंडीशन है किसकी, जजेस की, जो एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, प्रोविज़न है कि जजेस का जो भी कंडक्ट होगा वो लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं हो सकता, रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात जो है, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो पनिशमेंट दे सकता है। सेपरेशन है जुडिशरी के एग्जीक्यूटिव से, इसी कारण से इंडिपेंडेंस जो है इंश्योर करी गई है, ठीक है। इसके बाद है कि फंडामेंटल राइट एक यूनिक फीचर है, सैलिएंट फीचर है, ठीक है ना। पार्ट 3 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले 7 फंडामेंटल राइट गारंटीड थे, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट 6 ही रह गए। तो 6 कौन कौन से हैं, सिंपल सी बात है ना, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, एक्सप्लोटेशन वाला है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है। मतलब 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो है ये वाले जो फंडामेंटल राइट है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट का, जो हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट करता है। आप डायरेक्ट जो है
अपनी रीट जो है लगा सकते हो, सिंपल सी बात, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीधा डायरेक्ट जो है जा सकते हो, ठीक है ना। किस लिए? ये हमें प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट के टायरानी से, एग्जीक्यूटिव के या फिर आर्बिट्री लॉज से, ठीक है ना। ये जस्टिसेबल इन नेचर है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पे आप डायरेक्टली जा सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट इसको एनफोर्स करने के लिए रिट जो है वो जारी कर सकता है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सरी, क्यूरेंटो, ये रिट्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी बोला गया कि जो फंडामेंटल राइट है एब्सोल्यूट नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। इसी कारण से राइट टू प्रॉपर्टी छीन लिया गया हमारे से, ठीक है ना। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होते हैं इनके ऊपर, ये भी बात सही है, ठीक है ना। और सैंक्रोस एक्ट भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात मैंने बता चुका हूँ कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो ख़त्म कर दिया गया, सिंपल सा। लेकिन अब क्या है कि जो हमारी अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 2 फंडामेंटल राइट को छोड़ के, आर्टिकल नंबर 20 एंड 21। इसके बाद आता है सैलेंट फीचर 9th। ये कौन सा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, फंडामेंटल राइट हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो हमें क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जो है वो इक्वालिटी देते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी है, नोवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4 में आता है, और इनको कैटेगराइज किया है सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें प्रोवाइड करते हैं। ये वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को मतलब कि पॉसिबल करते हैं कि वेलफेयर स्टेट बने भारत। एंड ये नॉन जस्टिसेबल है, सिंपल सी बात, मतलब कोई भी कोर्ट इनको एनफोर्स नहीं कर सकता बाय द अगर इनका वॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। एंड ये जो है भारत की गवर्नेंस के लिए मेन है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। और कोई भी गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ को जब वो कोई भी लॉ बना रही होती है, ठीक है ना। मिनर्वा मिल केस आता है 1980 में, और वो ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं इनके बीच में जो बैलेंस बना कर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, ठीक है। अब आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे नहीं थी, लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 के अंदर, उससे, और इसी कारण से जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसने 8 फंडामेंटल ड्यूटी सजेस्ट करी थी, लेकिन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड करी गई। एक और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 2002 में ऐड करी गई। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास 11 हो गई आर्टिकल 51A के अंदर, ठीक है। और ये क्यों किया गया? बिकॉज सिटीजन्स अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं तो उनकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं वो नॉन जस्टिसेबल होती हैं नेचर के अंदर। इसके बाद आता है कि सेकुलर स्टेट। भारत एक सेकुलर स्टेट है, मतलब कि इसका कोई पर्टिकुलर स्टेट रिलीजन नहीं होगा। इस चीज़ को इंश्योर करता है प्रियम्बल के अंदर सेकुलर वर्ड का होना। प्रियम्बल के अंदर ये लिखना कि लिबर्टी होगा बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16, 25 एंड इसके बाद 26, 27, 28, 29, 30 एंड आर्टिकल 44। ये सब इंश्योर करते हैं कि जो भारत हो वो एक सेकुलर देश हो। और सेकुलरिज्म भी हमारे यहाँ पॉजिटिव सेकुलरिज्म अपनाया जाता है एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव सेकुलरिज्म, जो कि यूरोप में कंप्लीट सेपरेशन। हमारे यहाँ कंप्लीट सेपरेशन नहीं है, बट सबको, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट किया जाता है अच्छे तरीके से। फिर आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि भारत के अंदर एक पर्टिकुलर एज के बाद, मैच्योरिटी के बाद उसको अलो कर दिया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो सब वोट दे सकता है। पहले ये एज थी 21 ईयर, लेकिन 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1988 के अंदर, तो उसके बाद क्या हो गया, जो एज थी वो वोटिंग की हो गई 18, इसी कारण से, ठीक है ना। एंड ये क्यों? बिकॉज एक तरह की सेल्फ रिस्पेक्ट देने के लिए, प्रेस्टीज देने के लिए उस कॉमन पर्सन को कि उसको भी कोई वैल्यू है गवर्नमेंट बनाने में। फिर है सिंगल सिटीजनशिप। तो भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप है, सेंटर स्टेट की अलग अलग सिटीजनशिप नहीं है जैसे यूएसए के अंदर होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। ताकि सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स मिले सिटीजन को, मतलब कि हर पूरी कंट्री के अंदर, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो कहीं पर भी अगर कोई पे जा रहे हैं स्टेट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्लैशेस देखने को तो मिलते ही हैं, ठीक है।
इसके बाद 14 जो फीचर है वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। भारत के अंदर वेरियस इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे सबसे पहले इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराती है किसके, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के। फिर है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करता है सेंटर एंड स्टेट के। फिर है यूपीएससी जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करता है, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट के अंदर रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है ना। इनकी इंडिपेंडेंस के लिए इनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर रखा गया है, फिक्स सर्विस कंडीशन रखी गई है। एक्सप्रेस जो इनके एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। भारत हालांकि डेमोक्रेसी है और ये क्लोज डेमोक्रेसी जिसके अंदर इमरजेंसी प्रोविज़न अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, और ये किस लिए, ताकि भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। और भारत के अंदर 3 इमरजेंसीज हैं, कौन कौन सी, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, ये कब कब लग सकती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको बोल सकते हैं प्रेसिडेंशियल रूल, विच इज स्टेटेड इन आर्टिकल नंबर 356, और एक आर्टिकल है 365। अगर कोई जो स्टेट है, अगर सेंटर ने उसको कोई डायरेक्शन दी है, अगर उसको कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तब भी ये स्टेट इमरजेंसी वहाँ पर लग सकती है। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आर्टिकल नंबर 360 में दी गई है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अभी तक भारत के अंदर अभी कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, हालांकि नेशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी दोनों लग चुकी हैं, और स्टेट इमरजेंसी तो फ्रिक्वेंट है, लगती रहती है, ठीक है। इसके बाद भारत एक 3 टायर सिस्टम है, हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली आया तो ड्यूअल पॉलिटी थी सेंट्रल स्टेट लेवल पर, लेकिन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 1992 के अंदर। एक 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐड किया जाता है विच इज़ लोकल, ठीक है ना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 9 के अंदर जो है वो ऐड किया जाता है रूरल लोकल गवर्नमेंट, उसके या फिर इसको हम बोलते हैं पंचायत, और ये शेड्यूल 11 में ऐड किया जाता है। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ आती हैं पार्ट 9 ए के अंदर, शेड्यूल 12 ऐड किया जाता है, ठीक है। फिर आती है कोऑपरेटिव बॉडीज़ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में आता है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, सिंपल सी बात है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाता है। ये जो एक्ट होता है ये 3 चेंजेस करता है। सबसे पहले बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने को एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाता है, और एक नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किया जाता है 43B, और पार्ट 9B ऐड किया जाता है, जिसके अंदर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके आर्टिकल 243ZH टू 243ZT जो है ऐड किया जाता है, ठीक है ना। एंड इसका रीज़न क्या था, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भारत के अंदर डेमोक्रेटिकली, प्रोफेशनल, ऑटोनोमस एंड इकोनॉमिकली साउंड मैनर में वर्क करें। इसी कारण से जो है ये जो है ऐड किया जाता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इतने साइलेंट फीचर हैं तो साथ साथ में इसका क्रिटिसिज्म भी होना बनता है। तो कई लोग बोलते हैं इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि ये बात सही है, लेकिन बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन जब ये लिया गया तो भारत के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर दिया गया। ये इसका जो है वो लिखा जाएगा कि बोरोड तो है लेकिन ये जो है डेवलप्ड है, या फिर ये जो है मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात, ठीक है ना। फिर है कार्बन कॉपी ऑफ 1935। हालांकि कार्बन कॉपी तो है 1935 का, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट उसकी जो आउटलाइंस है वो ली गई है, वो आउटलाइन बड़ी डिटेल में थी, इसी कारण से ली गई है, और यूज़ करने में कोई हर्ज भी नहीं है, ठीक है ना। काउंटर पॉइंट, आपको काउंटर पॉइंट पता होना चाहिए कि भाई क्या है, ठीक है ना, काउंटर पॉइंट भी पता होना चाहिए। इसके बाद है अन इंडियन और एंटी इंडियन, कि कई लोग बोलते हैं कि एंटी इंडियन है कि आपने यूरोप या फिर वेस्टर्न कंसेप्ट इसमें डाल दिया है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अगर हम उस टाइम की बात देखें तो वो कंसेप्ट जो है भारत में आने सही थे, हमने उन चीज़ों को रखा, और ये अच्छा भी हुआ कि सेकुलरिज्म रखा। आज तभी हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जैसे पाकिस्तान को अगर हम कंपेयर कर लें तो वो, क्योंकि वो रिपब्लिक और ढंग से नहीं बना, इसी कारण से वो कोलैप्स हो गया, ठीक है ना। फिर है अन गांधीयन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अन गांधीयन है, मतलब कि जो गांधी चाहते थे, सिंपल सी बात, लोकल गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, लेकिन बाद में ऐड कर दी गई, ठीक है। एलिफेंटाइन इन साइज, मतलब कि बहुत बड़ा है, टू लॉन्ग है, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है।
ये है पैराडाइज ऑफ लॉयर, मतलब कि जो लॉयर्स थे, मतलब कि उन्होंने इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर लिखा, जानकर इतना बड़ा लिखा, और इसने लिटिगेशन के एवेन्यू जो है वो खोल दिए। ये बात मेरे को बिल्कुल सही बात लगती है, ठीक है ना। हालांकि ये बड़ा इसलिए बना क्योंकि जो बहुत सारे फैक्टर थे, जोग्राफिकल फैक्टर वगैरह ये सब थे, इसी कारण से ये बड़ा बना, ठीक है ना। तो ये था इस पूरे लेक्चर के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।